नेपाल की जनता दुविधा में थी। एमसीसी से सॉवरेनिटी जाएगी या बीआरआई से कर्ज की आजादी। आपातकाल बैठक बुलाई और कहा नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब भारत जानता था अगर नेपाल चीन की तरह झुकता है तो यह उसके और उनकी बॉर्डर पर सीधा खतरा है। एक नई पीढ़ी जो न भ्रष्ट नेताओं को मानती थी न विदेशी दखल को। उनके लिए असली सवाल थे नौकरी, शिक्षा और भविष्य। लेकिन सामने खड़ी थी तीन महाशक्तियां, अमेरिका, चीन और भारत। और सवाल यह था, क्या नेपाल इन सब के बीच अपनी राह खुद चुनेगा? स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। आप जुड़ रहे हो संजय पटेल के साथ। मित्रों, नेपाल की संसद जल रही थी और उसी आग में एशिया की राजनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा था। 22 मौतें, सैकड़ों घायल और प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। लेकिन यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं थी, यह भारत, चीन और अमेरिका की लड़ाई का मैदान बन चुका था। सितंबर 2025 काठमांडू जल रहा था। संसद भवन लपटों में था। गोलियों की आवाजें और आंसू गैस का धुआं और हजारों युवाओं की चीखें गूंज रही थी नेपाल की सड़कों। द काठमांडू पोस्ट लिखता है, सिर्फ 3 दिनों में कम से कम 22 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। और उसी अराजकता के बीच प्रधानमंत्री ओली ने अपने इस्तीफे पर हस्ताक्षर कर दिया। यह इस्तीफा सिर्फ एक आदमी का पतन नहीं था, यह दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। आठ सितंबर सरकार ने फेसबुक और एक्स पर बैन लगाया। 9 सितंबर भीड़ सड़कों पर उतरती रही। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हुई थी और 10 सितंबर मौतों का आंकड़ा बढ़ा था और 11 सितंबर संसद भवन जल उठा था। नेपाल टाइम्स लिखता है, नेपाल पिछले 2 दशकों में अस्थिर रहा है। 2008 से अब तक 14 से ज्यादा सरकारें बदल चुकी हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है, नेपाल एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक है। और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट करती है 40% नेपाली युवा विदेश में काम करने को मजबूर है। यानी यह आग सिर्फ सोशल मीडिया बैन से नहीं लगी थी, यह गुस्सा बरसों से दबा हुआ था और धीरे धीरे बाहर निकलना था। अब मैं आपको ले जाता हूं 2017 में अमेरिका कार्ड्स एमसीसी वाला। अमेरिका ने नेपाल को एक ऑफर दिया था। मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन यानी एमसीसी। यूएस एम्बेसी काठमांडू की वेबसाइट कहती है अमेरिका नेपाल को देगा $500 मिलियन का अनुदान। प्लान था 300 किलोमीटर बिजली ट्रांसमिशन लाइन और नई सड़कें। लेकिन सवाल उठा था, यह मदद थी या अमेरिकी फंदा जो अमेरिका डालने जा रहा था। काठमांडू पोस्ट फरवरी 2022 लिखता है, नेपाल की संसद में एमसीसी पर भीषण हंगामा हुआ था। कई दलों ने कहा यह हमारी सॉवरेनिटी पर हमला है। प्रदर्शनकारियों के नारे गूंजे, एमसीसी गो बैक। विशेषज्ञ कहते हैं असली मकसद है चीन को रोकना और नेपाल को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में घसीटना। तो एमसीसी नेपाल का उद्धार था या अमेरिका का भू राजनीतिक हथियार? अब हम आते हैं 2013। शी जिनपिंग ने लॉन्च किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइनीज एम्बेसी इन नेपाल कहती है नेपाल ने 2017 में बीआरआई ज्वाइन किया। वादा किया गया रेलवे, सड़कें और निवेश।
लेकिन रिपोर्ट कहती है कई देश बीआरआई के कर्ज में डूब चुके हैं। सबसे बड़ा उदाहरण श्रीलंका, उनका पोर्ट जिन्हें चीन को 99 साल के लिए देना पड़ा था रेंट पर। अब नेपाल की जनता दुविधा में थी, एमसीसी से सॉर्वेटी जाएगी या बीआरआई से कर्ज की आजादी। चाइना डेली 2024 लिखता है चीन चाहता है कि नेपाल उसके लिए साउथ एशिया का गेटवे बने, लेकिन गेटवे किसके लिए? विकास के लिए या एक नए साम्राज्य के लिए? मोदी ने आपातकाल बैठक बुलाई और कहा नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इंडियन एक्सपर्ट्स रिपोर्ट करता है नेपाल का 70% व्यापार भारत से होता है। नेपाल की करेंसी भी भारतीय रुपये से जुड़ी है। एसएसबी कहता है 1751 किमी लंबी सीमा हाई अलर्ट पर रखी गई। अब भारत जानता था अगर नेपाल चीन की तरफ झुकता है तो यह उसके और उनकी बॉर्डर पर सीधा खतरा है। लेकिन इस बार भारत चुप था। 2022 के श्रीलंका संकट की तरफ भारत फिर से अचानक चौंक गया था। पर्दे के पीछे भारत हर चाल को देख रहा है तो बारीकाई से। अब आपको ले चलता हूं द यूथ वर्सेस पावर। अल जजीरा लिखता है यह था नेपाल जनरेशन जेड प्रोटेस्ट। एक नई पीढ़ी जो न भ्रष्ट नेताओं को मानती थी न विदेशी दखल को। उनके लिए असली सवाल थे नौकरी, शिक्षा और भविष्य। लेकिन सामने खड़ी थी 3 महाशक्तियां, अमेरिका, चीन और भारत। और सवाल यह था क्या नेपाल इन सब के बीच अपनी राह खुद चुनेगा? अब क्या होगा फ्यूचर? 10 सितंबर को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने कहा नेपाल में संयम बरता जाए और हिंसा की निष्पक्ष जांच हो। लेकिन जमीन पर अनिश्चितता, अंतरिम सरकार की चर्चा चल रही थी, सेना पर्दे के पीछे थी और पूरी दुनिया देख रही थी नेपाल किस तरफ झुकेगा, एमसीसी, बीआरआई या भारत के साथ पुराना रिश्ता, या फिर एक चौथा रास्ता जहां नेपाल अपने दम पर खड़ा हो। हिमालय का यह छोटा सा देश अब सिर्फ नेपाल का संकट नहीं था, यह पूरी दक्षिण एशिया की कहानी थी। तो दर्शक मित्रों, सवाल आपसे, तो आपका क्या मानना है? नेपाल को एमसीसी चुनना चाहिए, बीआरआई या खुद का रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखिए। और अगर आप ऐसे ही सिनेमैटिक न्यूज विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल द ट्रेंडिंग टॉक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।